हेलो एवरीवन, आज डेट है 18 फरवरी 2023 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपोर्टेंट न्यूज को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहां पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि थाईलैंड कंट्री को आपको मैप में व्यू करना है, फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इंफॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था भोजताल को लेकर के। तो भोजताल जो है वो हमारे इंडिया के सेंट्रल पार्ट में जो मध्य प्रदेश स्टेट है उसकी कैपिटल भोपाल के वेस्टर्न साइड पर एग्जिस्ट करता है। ये जो भोजताल है इसको अपर लेक के नाम से भी जाना जाता था। अब देखो, लास्ट ईयर जो मध्य प्रदेश स्टेट है इसकी सेकंड रामसर साइट के रूप में साक्य साकर को डेजिग्नेशन दिया गया। तो हमें पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश स्टेट की फर्स्ट रामसर साइट कौन थी। तो ये जो भोजताल है ये मध्य प्रदेश स्टेट की फर्स्ट रामसर साइट के रूप में इसको डेजिग्नेशन मिला था। अब ये जो फैक्ट है, जो स्टूडेंट्स एमबीपीएससी का एग्जाम देते हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हमने भोजताल की जो लोकेशन और साथ ही साथ में जो रामसर साइट के जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं मध्य प्रदेश स्टेट को लेकर के उनको हमने डिस्कस किया। द हिंदू को अगर हम डिस्कस करें तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है द हिंदू के फ्रंट पेज पर, और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में डिस्कशन चल रहा है कि जो भी अडानी ग्रुप को लेकर के जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई है उसको किस तरीके से रिव्यू किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हम अपने लेवल पर एक कमेटी बनाएंगे। तो कुछ टाइम पहले जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने अपनी तरफ से सजेशन दिया कि अगर देखो अडानी ग्रुप जो है इसको लेकर के जो भी इन्वेस्टर जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं इस ग्रुप में, या फिर जो भी अदर जो भी इन्वेस्टर हैं, जो भी कस्टमर है जिन्होंने भी इनके शेयर जो हैं खरीदे हैं, उनमें एक गलत तरीके का मैसेज जाएगा, या जो भी इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, इन्वेस्ट कर रहा है, उन सभी चीज़ों को लेकर के कुछ मैनिपुलेशन जो है वो देखने को मिल सकता है। तो ये जो भी रिपोर्ट है इसको अगर हम रिव्यू करें या सुप्रीम कोर्ट की जो भी कमेटी रिव्यू करे, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का ये बोलना था कि हम कुछ भी अगर आपको सजेशन दे तो हम चाहते हैं कि वो सील्ड कवर सजेशन हो, मतलब उसको जो है वो ओपनली डिस्कस नहीं किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है कि भाई कोई भी सील्ड कवर सजेशन जो है वो अडानी केस में हम आपसे नहीं लेंगे, क्योंकि अगर आपने हमें कुछ सजेशन दिया तो जो पिटिशनर हैं जिन्होंने इस रिपोर्ट को लेकर के पिटिशन डाली है कि गवर्नमेंट जो जुडिशरी जो है वो इसको अपने लेवल पर इंटेरोगेट करे, तो जो पिटिशनर है उनको इसके बारे में पता ही नहीं चलेगा कि गवर्नमेंट जो है वो क्या सजेशन दे रही है। और इससे एक तरीके से जो ट्रांसपेरेंसी जो मेंटेन होनी चाहिए वो नहीं मेंटेन हो पाएगी, और लोगों में जो विश्वास है, जो बिलीफ है वो भी कम होगा। और एक सीरियस इशू है तो इसको ओपनली जो है वो डिस्कस करना जरूरी है। जो भी कमेटी है उसकी जो रिपोर्ट है वो ओपनली होनी चाहिए, गवर्नमेंट के जो सजेशन है वो भी पता चलना चाहिए, नहीं तो इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेशन जो है वो फिर देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है। ओके, नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है यहाँ पर। तो देखो, आप सभी को पता है कि महाराष्ट्र में शिवसेना और दूसरी तरफ जो एकनाथ शिंदे जो हैं वो आपस में वो मतलब एक ही पार्टी से बिलोंग करते थे। उन्होंने चुनाव लड़े, जीत करके आए, फिर आपने देखा कि फैक्शन जो है वो बढ़ जाता है। एकनाथ शिंदे को जो साथ में थे वो सारे जो एमएलए हैं वो चले जाते हैं बीजेपी के साथ में मिल करके, क्या बना लेते हैं अपनी अलग पार्टी, और वो कोalition में जो है गवर्नमेंट बना लेते हैं मेजोरिटी के साथ में। ये सब कुछ आपने रिव्यू किया होगा, आपने स्टडी भी किया होगा। अब प्रॉब्लम क्या हुई कि एकनाथ शिंदे जो है वो बोलते हैं कि रियल शिवसेना जो है उनको रिप्रेजेंट हम करते हैं, और दूसरी तरफ जो है उद्धव ठाकरे उन्होंने बोला कि जो भी सिंबल है शिवसेना पार्टी का वो उनको मिलना चाहिए, क्योंकि शिवसेना पार्टी से वो काफ़ी लंबे टाइम से, क्योंकि उनके फादर ने उसको एस्टेब्लिश किया तो वो उसको फॉलो करते हैं। अब इसको लेकर के इसको डिस्कशन किया जा रहा था। तो इलेक्शन कमीशन ने कल क्या किया है कि इसका जो सिंबल जो है शिवसेना पार्टी का जो सिंबल है वो दे दिया है एकनाथ शिंदे फैक्शन को, क्योंकि यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ने ये बोला कि जितनी पार्टी शिवसेना जितनी सीट जीत करके आई थी उसमें से मेजोरिटी के जो लोग हैं वो सपोर्ट करते हैं, मेजोरिटी में जो एमएलए हैं वो सपोर्ट करते हैं एकनाथ शिंदे फैक्शन को। तो ये जो भी सिंबल जो है वो दिया जाना चाहिए किसको, एकनाथ शिंदे ग्रुप को।
ओके। अब देखो इसको लेकर के और रिव्यू होगा, साथ ही साथ में जुडिशरी में इसको केस किया जाएगा, इसके ऊपर क्या रिजल्ट निकल करके आता है। लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि शिवसेना पार्टी जो है उसका क्या सिंबल है, साथ ही साथ में और भी अदर इंपॉर्टेंट पार्टीज हैं जो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहती हैं, उनके सिंबल जो है वो हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम डिस्कस करें तो देखो, ये देखिए, ये शिवसेना का सिंबल है, बो एंड एरो। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि कुछ एग्जाम में इस तरीके की सिंबल देकर के पूछ ले कि ये कौन सी पार्टी से बिलोंग करता है, और स्टेट पीसीएस में से क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं। अब ये कुछ अदर पार्टीज हैं जिनके आपको पता होना चाहिए। नॉर्मली अगर हम डिस्कस करें तो आप सभी को ये बात तो पता होगी कि साइकिल जो है वो किसका सिंबल है। तो आप सभी को पता होगा कि सपा जो पार्टी है, मतलब समाजवादी पार्टी, जो मेजोरिटी में जो है, मतलब जब भी यूपी में इलेक्शन होते हैं तो सपा, बसपा, बीजेपी, ये जो है वो वहाँ पर उनमें आपस में कंटेस्ट देखने को मिलता है। साइकिल उनका है। और यहाँ पर अगर हम डिस्कस करें तो ये एलिफेंट जो है ये किसका है, ये है बीएसपी का, बहुजन समाजवादी पार्टी का। यहाँ पर ये जो है फ्लावर और ग्रास जो आपको दिख रही है, ये है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पार्टी का, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पार्टी का। लोटस किसका है, तो ये आप सभी को पता है कि प्रेजेंट टाइम में सेंट्रल गवर्नमेंट और मेजोरिटी में जो स्टेट्स हैं वो इन्हीं के पास में है, इसी पार्टी के पास में। ये है भारतीय जनता पार्टी, मतलब जिसको हम बीजेपी के नाम से भी जानते हैं। और ये है कांग्रेस, इसका फुल नेम अगर हम डिस्कस करें तो ये है इंडियन नेशनल कांग्रेस। ओके, ये क्लोक किसका है, तो ये है नेशनल कांग्रेस पार्टी का, एनसीपी का। तो ये दोनों देखो काफी मिलते जुलते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस अगर कांग्रेस नाम से ही आए तो काफी ज्यादा अपने कॉन्ट्राडिक्टी हो सकता है। तो दोनों के फुल नेम आपको पता होना चाहिए। कांग्रेस, जिसको हम जनरली कांग्रेस बोलते हैं, वो है इंडियन नेशनल कांग्रेस, और ये है नेशनल कांग्रेस पार्टी। ये जो सिंबल है यहाँ पर आपको शो हो रहा है कि, एक सेकेंड, ईयर्स ऑफ कॉर्न एंड सिकल जो है ये है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का, सीपीआई का। और यहाँ पर ये जो आपको शो हो रहा है सिकल, हैमर और ये जो स्टार है, ये है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट का, मार्क्सिस्ट का। और ये सीपीआई का है, ये सीपीआई एम का है। तो ये बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। आम आदमी पार्टी का आप सभी को पता ही है कि झाड़ू है उनका सिंबल। ओके, तो जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, या फिर जब आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, आपके यहाँ पर जो भी पार्टी जो है, वो जो भी आपकी स्टेट पार्टी है, उसके सिंबल जो है वो आपको ध्यान में होने चाहिए, क्योंकि स्टेट पीसीएस में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, यहाँ देखिए। देखो यहाँ पर जो आर्टिकल है, अभी क्या हो रहा है कि दिल्ली में जो एमसीडी के इलेक्शन हुए, अब एमसीडी के जो इलेक्शन हुए उसमें मेजोरिटी मिली है किसको, आम आदमी पार्टी को, उन सीट्स में। अब उसमें क्या है कि उन मेजोरिटी की सीट्स में क्या किया जा रहा है कि जो बीजेपी जो पार्टी है वो यहाँ पर चाहती है कि कुछ नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं उनको भी जब एमसीडी के चेयरमैन बनाया जाए तो उसमें वो भी पार्टिसिपेट करे, वो भी अपना वोट डाले। तो इसको लेकर के आम आदमी पार्टी को यहाँ पर ज़्यादा सीट मिली है एमसीडी में, तो वो चाहते हैं कि नॉमिनेटेड मेंबर्स का यहाँ पर वोट जो है वो नहीं होना चाहिए। इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में डिस्कशन चल रहा था, और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर बोल दिया है कि जैसे ही एमसीडी की मीटिंग होएगी तो 24 आवर्स में मेयर के जो इलेक्शन है, मेयर का जो इलेक्शन जो है उसको इलेक्ट कर देना होगा। ओके, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दी है। और ये भी बोला है कि जो भी नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं वो यहाँ पर वोट नहीं कर पाएंगे इस इलेक्शन में। ओके, तो इश्यू क्या था, देखो पहले जो है इसमें डिवीजन देखने को मिलता था एमसीडी में, वेस्टर्न साइड, ईस्टर्न साइड, सदर्न साइड। अब इसको एक साथ मिला करके एक जो है वो बना दिया गया है पूरे दिल्ली एरिया को कवर करने के लिए। ओके, और इसमें देखो ये बोला गया, जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने इंपॉर्टेंट पॉइंट रखा है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 243 आर जो है, और साथ ही साथ में ये जो डीएमसी एक्ट है उसका सेक्शन 3 सब क्लोज 3 जो है, उसके बेसिस पर ये जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं इनको अलाउ नहीं किया जा सकता वोट डालने के लिए। और अगर ऐसा किया जाता है तो हमारे डेमोक्रेसी के जो भी वैल्यूज हैं उनके खिलाफ में रहेगा ये, अगर नॉमिनेटेड मेंबर्स जो है इसमें वोट डाले तो। ओके, तो ये हमने डिस्कस कर लिया है इंपॉर्टेंट आर्टिकल। अब हम डिस्कस करेंगे एडिटोरियल पेज पर जो आर्टिकल है। यहाँ पर मनरेगा स्कीम को लेकर के दे रखा है, क्योंकि कल हमने डिस्कस किया कि सेंट्रल मिनिस्टर जो है गिरिराज प्रसाद, उन्होंने एक इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट दिया कि मनरेगा के जो भी
जो भी प्रेजेंट टाइम में जो क्या दिया जाता है, पेमेंट जो दिया जाता है वो 100% सेंट्रल गवर्नमेंट अफोर्ड करती है, तो उसको सेंटर और स्टेट में डिवाइड किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर मनरेगा स्कीम को लेकर के कुछ बेसिक बातें हैं। सबसे पहले स्टार्ट किया गया है कि कोई भी वेलफेयर प्रोग्राम जो है उसकी सक्सेस का मेन रीजन ये होता है कि उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया गया है, उसका मतलब उसका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो कैसे हुआ है, ये ही उस प्रोग्राम की सक्सेस को शो करेगा। तो यहाँ पर मनरेगा स्कीम जो है, जिसको 17 साल पहले जो है इम्प्लीमेंट किया गया था और काफ़ी अच्छे से ये इम्प्लीमेंट भी हो रही थी। मनरेगा स्कीम ने हमेशा से इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है स्पेसिफिक रूरल एरियाज में, जो ये जॉब प्रोवाइड करती है ऑफ सीजन। मैक्सिमम जब एग्रीकल्चर सेक्टर के अलावा वहाँ पर वर्क नहीं होता है लोगों के पास में, तो मनरेगा स्कीम जो है, जो 100 डेज का प्रोग्राम, 100 डेज का वेजेस प्रोग्राम अवेलेबल करवाती है अनस्किल्ड वर्कर्स को, तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। अगर हम बात करें तो कोविड के टाइम में भी जब अर्बन एरियाज से काफ़ी ज़्यादा माइग्रेशन देखने को मिला रूरल एरियाज में, तो उनको भी जॉब काफ़ी ज़्यादा प्रोवाइड करवाई गई, काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। लेकिन प्रेजेंट टाइम में काफ़ी ज़्यादा इशू जो है वो इसमें दिखने लग गए हैं। इशू का बेसिक रीजन क्या है कि देखो, एक तो इसमें बोला जा रहा है कि जो भी पेमेंट सिस्टम होगा उसमें आधार लिंकिंग जो है वो प्रोसीजर होना चाहिए। लेकिन क्यों किया जा रहा है वो, ताकि करप्शन कम देखने को मिले, ट्रांसपेरेंसी जो है वो मेंटेन की जा सके। लेकिन उसका जो रिजल्ट है वो नहीं देखने को मिल रहा है। हर्डल जो है वो इतनी कितनी जो है वो प्रॉब्लम जो है वो सेम उसमें बनी हुई है। तो यहाँ पर ये बताया गया है, इस आर्टिकल में बोला गया है कि मनरेगा स्कीम के अगर हम बेनिफिट की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट इस स्कीम के अंडर हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन प्रेजेंट टाइम में जो इशू हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। एक तो वेजेस जो हैं वो इसमें टाइम पर नहीं दिए जा रहे हैं। दूसरा, अगर हम बजट एलोकेशन की भी बात करें तो लास्ट ईयर के बजट से और अभी जो बजट आया है उसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिल रहा है। मतलब जो जितना एलोकेशन किया जाता था उससे काफ़ी कम किया जा रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, जब उनसे क्वेश्चन पूछा गया तो उन्होंने बोला कि भले ही मनरेगा स्कीम को हमने कम एलोकेशन किया है, लेकिन जो अदर स्कीम है, अदर प्रोजेक्ट जो हैं जिसमें हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करेंगे, उन प्रोजेक्ट के अंडर मनी का हमने जो एलोकेशन है वो ज़्यादा किया है, तो इनडायरेक्टली उसमें जॉब क्रिएशन जो है वो मनरेगा वर्कर्स को ही दिया जाएगा, तो इसमें प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा क्या है कि ऐप बेस्ड जो भी यहाँ पर अटेंडेंस करवाई जा रही है, जिसकी वजह से भी प्रॉब्लम जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, जो वर्कर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हैं। साथ ही साथ में अगर हम डिस्कस करें तो यहाँ पर जो वेजेस नहीं दिए जा रहे हैं, अदर स्टेट में टाइम टू टाइम प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। तो इसमें जो सेंट्रल मिनिस्टर हैं उन्होंने बोला है कि 60-40 के रेशो में स्टेट जो है वो उनको मनी दिया जाना चाहिए, वेजेस दिया जाना चाहिए। तो यहाँ पर बताया गया है कि स्टेट में पहले ही जीएसटी इंप्लीमेंट होने के बाद में टैक्स कलेक्शन जो है स्टेट में काफ़ी कम देखने को मिल रहा है, और अगर ये बर्डन और स्टेट पर कर दिया जाएगा तो प्रॉब्लम जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्रिएट हो जाएगी। लेकिन सेंट्रल मिनिस्टर ने ये बोला कि जब स्टेट के ऊपर बर्डन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओनस रहेगा तो वो यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करने की ज़्यादा अपने लेवल पर कोशिश करेंगे, जिससे स्कीम जो है वो काफ़ी अच्छे से इम्प्लीमेंट हो पाएगी। तो यहाँ पर इस आर्टिकल में मेन फोकस ये किया जा रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो मनरेगा स्कीम को एक तरीके से एलिमिनेट करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ऐसा नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि लोगों को राइट टू वर्क जो है ये प्रोवाइड करवाता है और काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। और कोविड के टाइम में तो आपने देखा होगा कि जो भी अर्बन एरियाज़ है वहाँ पर भी अलग अलग स्टेट में डिमांड की गई कि इसी तरीके की स्कीम होनी चाहिए, जिसकी वजह से जो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है, अगर जॉब आपको अवेलेबल नहीं है तो कम से कम आप यहाँ पर लग करके जो भी मनी है वो तो प्रोवाइड अपने आप को ले सकते हो, आपकी एक जो बेसिक नीड है उसको आप कंप्लीट कर सकते हो। तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। सेंट्रल गवर्नमेंट को इसको एलिमिनेट करने की जो है वो नहीं, इसको एलिमिनेट जो है वो नहीं किया जाना चाहिए इस प्रोग्राम को। नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है न्यूज़ पेज पर, और यहाँ पर अगर हम डिस्कस करें तो ये तो देखो वही जो अभी हमने फ्रंट पेज पर डिस्कस किया है वही आर्टिकल है, और यहाँ पर मनरेगा स्कीम को लेकर के वही अपोजिशन पार्टीज ने बोला है कि गवर्नमेंट जो है वो धीरे धीरे इस प्रोग्राम को, इस इनिशिएटिव को बंद करने की सोच रही है, क्योंकि एलोकेशन जो है वो टाइम टू टाइम काफ़ी कम देखने को मिल रहा है। यहाँ पर जो आर्टिकल है, इंडिया और जापान की जो आर्मी है उनके बीच में जल्द ही एक्सरसाइज जो है वो कंडक्ट की जाएगी। ये जो एक्सरसाइज है धर्मा गार्जियन, जो एनुअली बेसिस पर की जाती है इंडिया और जापान के बीच में। इसके अलावा इंडिया और जापान के बीच में जो अदर एक्सरसाइज है, एयर एक्सरसाइज है वीर गार्जियन, ओके, तो यहाँ पर ये कंडक्ट करवाई गई।
और इसके अलावा अगर हम डिस्कस करें तो देखो इस तरीके की जो एक्सरसाइज है ना वो अलग अलग कंट्री के बीच में और इंडिया के बीच में रेगुलर होती रहती हैं। ओके, तो यहाँ पर कुछ नेम अगर हम डिस्कस कर लें जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में इस तरीके की जो एक्सरसाइज है उनको मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट एक्सरसाइज है गरुड़ शक्ति, जो इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में होती है। फिर है इक्वेरिन, इंडिया और मालदीव के बीच में। हैंड इन हैंड जो है वो चाइना के बीच में। कुरुक्षेत्र सिंगापुर और इंडिया के बीच में। मित्र शक्ति श्रीलंका के बीच में। नोमैडिक एलिफेंट मंगोलिया। शक्ति फ्रांस। सूर्य किरण नेपाल। और युद्ध अभ्यास जो है वो किसके बीच में होती है? यूएसए और इंडिया के बीच में। आपको क्वेश्चन ये है कि आपको ये बताना है कि मालाबार एक्सरसाइज जो है वो कब तो स्टार्ट हुई थी और कौन से कंट्रीज जो है वो किस किस तरीके से स्टार्टिंग में कौन से कंट्रीज थे, प्रेजेंट टाइम में कौन से और कंट्रीज जो है वो इसमें पार्टिसिपेट करने लग गए हैं, वो सारे कंट्रीज के नेम जो हैं वो आप बताओगी। ओके, तो मालाबार एक्सरसाइज को लेकर के आपका क्वेश्चन है, ये आप कॉमेंट बॉक्स में बता दूंगी। नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है, देखो आज है 18 फेब और 18 फेब जो है उसको बनाया जाता है वर्ल्ड पेंगोलिन डे। तो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट डाटा रखे हैं, इंटरनेशनल लेवल की एक इंटरनेशनल ट्रेड को, एनिमल और प्लांट्स के ट्रेड को एक तरीके से रिकॉर्ड करता है कि नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने अपनी रिपोर्ट रखी है कि अगर 2018 से 2022 के बीच में देखें तो इंडिया में इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड जो है वो पेंगोलिन का 1203 पेंगोलिन का जो है वो इलीगल ट्रेड देखने को मिला है। इससे पहले 2009 से 2017 के बीच में भी इंडिया में जो है वो 6000 पेंगोलिन का इलीगल ट्रेड जो है वो देखने को मिला था और ये एनालिसिस जो है वो ट्रैफिक ने रिलीज किया था। अब ये ट्रैफिक क्या है ये आपको पता होना चाहिए। अब देखो जो भी पूरे वर्ल्ड में जो भी इलीगल तरीके से जो ट्रैफिकिंग होती है इस तरीके की स्पीसीज की, इसकी वजह से भी स्पीसीज जो है वो एंडेंजर्ड कैटेगरी में चली जाती है, मतलब उनकी जो संख्या है वो काफी कम हो जाती है। ये जो ट्रैफिक है, ट्रैफिक जो है इसके बारे में अगर हम डिस्कस करें तो ये वाइल्ड लाइफ ट्रेड मॉनिटरिंग नेटवर्क है और ये WWF मतलब वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड और IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इन दोनों का एक तरीके से जॉइंट प्रोग्राम है, ये आपको ध्यान में रखना है। और इसका मेन टारगेट ये है कि नेचर का कंजर्वेशन किया जाए और जो भी प्लांट्स और एनिमल जो है उनके ट्रेड को एक तरीके से, उनका जो ट्रेड हो उसकी वजह से उनकी स्पीसीज की जो संख्या है वो इफेक्ट ना हो, इन सभी को इंश्योर करने का काम करता है ये ट्रैफिक। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कैम्ब्रिज यूके में है, ये आपको ध्यान में रखना है। और ये साइट्स के साथ में मिलकर के भी काम करता है और साइट्स आप सभी को पता है कि जो एंडेंजर्ड स्पीसीज है उनके ट्रेड को रेगुलेट करने का काम करता है। ओके, तो यहाँ पर ये हमने बेसिक फैक्ट डिस्कस कर लिए हैं पेंगोलिन को लेकर के जो आपको ध्यान में होने चाहिए। यहाँ पर अलग अलग स्टेट में, हमारे इंडिया में कौन से स्टेट में कितनी पॉपुलेशन, कहाँ पर क्या इफेक्ट देखने को मिल रहा है, उसके बारे में सारी बातें यहाँ पर डाटा बताए हुए हैं। तो ये आज का हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन था। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।